हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत की थी, ठीक है। यानी मुग़ल साम्राज्य जो था उसको शुरू कर लिए थे। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल के बारे में। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। दो अस्पा या सिंह अस्पा जो होता है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट कहता है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, ठीक है। सही कथन की पहचान करना है किसके, मुगल मनसबदारी जो व्यवस्था था उसके बारे में। कहता है जात सवार पद पर प्रदान किए जाते थे। जात एवं सवार पद जो होते थे इन पर प्रदान किए जाते थे। और मनसबदार के 3 वर्ग होते थे, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है। आगे बात करता है तो कहता है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ के संत जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह कौन था। तो किसके समय में हुई थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। आगे बात करते हैं तो कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था। किसको भेजा था, तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। नेक्स्ट कहता है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था। यानी जहांगीर के समय में कौन आया था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो कौन था, थॉमस रो आया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था, जो हॉकिंस था। हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जो हॉकिंस था ये जहांगीर के दरबार में भेजा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सबसे पहले भेजा गया था। आगे बात करते हैं, कहता है मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसको दी थी, तो विलियम हॉकिंस को दिया था। आगे बात करें तो कहता है कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सही कथन है। तो विलियम हॉकिंस जो था इसको क्या था, ये तुर्की भाषा का जानकार था और 1608 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। नेक्स्ट कहता है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे। कब आए थे, तो 1615 में थॉमस रो जो थे ये भारत आए थे। आगे बात करें तो कहते हैं भारत में इंग्लैंड का वह राजदूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। तो कौन था, थॉमस रो जो था ये अजमेर से मांडू तक जहांगीर के पीछे पीछे चला गया था। आगे कहता है कि जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। कहाँ पे दिया था, तो ये अजमेर में दिया गया था इसको। नेक्स्ट क्या है, कहता है विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम है। तो सबसे पहले कौन आया था, तो जो थे रॉल्फ पिच जो थे इन्होंने आए थे। तो विलियम हॉकिंस, उसके बाद में निकोलस डाउनटन और उसके बाद में सर थॉमस रो जो थे ये भारत आए थे। नेक्स्ट की बात करें तो कहता है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया था। किसने दिया था, तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ड जो था इसने जहांगीर के शासनकाल के बारे में बताया हुआ था। आगे बात करें, कहता है वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है। तो किसका मकबरा भारत में नहीं है, तो ये 3 शासक थे जिनका मकबरा भारत में नहीं है। कौन है, जहांगीर का मकबरा नहीं है, बाबर का मकबरा नहीं है, और कौन है, बहादुर शाह जफर जो है इनका मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची। कब पहुंची, जहांगीर के राजकाल में जो था चित्रकला के जाना जाता है, जबकि शाहजहां जो थे इनका शासनकाल वास्तुकला या स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। किसको दी थी, तब अबुल हसन जो था इसको नादिर उज जमा की पदवी दी थी। नेक्स्ट कहता है वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको, मंसूर को किया गया था। आगे कहता है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। कौन था, तो जो मंसूर था ये क्या था, ये पक्षियों की चित्रकारी करता था। नेक्स्ट की बात करें तो कहता है वह बादशाह मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी। किसने लिखी थी, तो जो जहांगीर था इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। आगे बात करते हैं तो कहता है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। किसने किया था, तो जहांगीर ने किया गया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था क्योंकि जहांगीर ने उसे अबुल फजल को मरवा दिया था। आगे कहता है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था, तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने किया गया था। इन सब ने विद्रोह किया था मिलके। आगे बात करें तो कहता है खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन था, तो जहांगीर का पुत्र था।
और यही खुसरो जो था बाद में शाहजहां के रूप में जाना गया। आगे कहता है नूरजहां गुट यानी जुनता दल के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो इत्माद-उद-दौला थे, या इन्हें मिर्जा गियास बेग कहा जाता था, यानी नूरजहां के पिता थे ये। आगे कौन है? दूसरा कौन है? असमत बेगम थी, यानी नूरजहां की माँ थी। तीसरा कौन था? आसफ खान यानी नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम थे। ये चार लोग मिलके विद्रोह किए थे, ठीक है, यानी नूरजहां गुट में शामिल थे। आगे कहता है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। और इस एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है ये अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे पित्रोदुरा जो है उसका प्रयोग किया गया था। आगे कहता है परचिनकारी यानी पिट्रा ट्यूरा। आगे बात करें तो कहता है एक तरफ निर्माता दिया है, दूसरे तरफ स्मारक दिए हुए हैं। तो क्या है, सबसे पहले बाबर के बारे में बात कर रहा है। तो बाबर ने क्या किया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कहता है हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया था? दीन पनाह का निर्माण करवाया था। अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, और जहांगीर ने क्या किया था? अकबर के मकबरे को पूरा करवाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। शायद गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पे है? दतिया में है। कहाँ पे है? तो ये दतिया में है। जहांगीर के बाद में क्या है कि शाहजहां गद्दी पे बैठता है, तो शाहजहां के बारे में बात करते हैं। कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कौन थी? तो कौन सा था? जो कंधार था, ये क्या था? झगड़े का जड़ बना हुआ था। आगे कहता है कि वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का लगा था। किसके निकल जाने से? तो कंधार जो था, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य जो था इसको धक्का लगा था, क्योंकि ये कंधार जो था ये सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट था उस समय। आगे बात करते हैं। कहता है शाहजहां के बल्ख अभियान का उल्लेख था। कहाँ पे उल्लेख किया गया बल्ख अभियान का? तो इसका उल्लेख काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बख्शा के में एक मित्र शासक का लाना था। आगे कहता है वह कवि जिसने बनारस इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो ये कौन थे? कवित्राचार्य जो थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट कहता है मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविन्द्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किसने किया था? शाहजहां ने इन्हें क्या किया था? कि राजकीय संरक्षण प्रदान किया था कविन्द्राचार्य को। आगे कहता है कि वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। कौन था? तो शाहजहां के समय राजकवि कौन था? कलीम जो थे, ये उस समय राजकवि थे। आगे कहता है मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो क्या नाम है? अजुमंत बानो बेगम था। ठीक है, मुमताज महल जो है इनका असली नाम क्या है? अजुमंत बानो बेगम है। आगे क्या है? आगे कहता है ताजमहल, लाल किला, पंचमहल शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो ताजमहल में क्या है? हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। अगला कहता है कि वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां जो थे इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। आगे क्या कहता है कि स्मारक दिया है, दूसरी तरफ निर्माता दिया है। तो किसने क्या बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ठीक है, इन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा या फतेहपुर सीकरी के का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। फिर मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो थी इसका निर्माण औरंगजेब ने किया है। नेक्स्ट क्या है? कहता है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था।
आगे कहता है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वो कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में क्या था कि उपनिषद जो था इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे बात की जाए तो कहता है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसको दी थी? तो दारा सिकोह को दिया था। नेक्स्ट क्या है कि दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? तो सिर ये अकबर शीर्षक के अंतर्गत इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे कहता है कि दारा सिकोह की मूल रचना क्या थी? तो क्या थी? मजमउल बहनैन था, यानी मजमउल बहरीन को कहा गया था। आगे कहता है दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वो कहाँ था? तो दिल्ली में इसको दफनाया गया था। आगे कहता है कि अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो यह दारा सिकोह ने क्या किया था? हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था। आगे की बात की जाए कहता है बी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो किसने कहा था? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा था। आगे कहता है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। किसने दिया था? तो मीर जुमला ने इनको क्या किया था कि उपहार में दिया था। आगे बात की जाए तो कहता है वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। यानी सिजदा और कदम चूम जो हाथ चूमने की प्रथा थी इसको शाहजहां ने क्या समाप्त कर दिया था। आगे कहता है दारा सिकोह, मुराद बख्श, साहब शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो कौन था? यह औरंगजेब था। शाहजहां के बाद में क्या है कि औरंगजेब के शासनकाल की शुरुआत होती है। तो औरंगजेब की बात करते हैं यहाँ पे। तो औरंगजेब में क्या है? सबसे पहले क्या कहता है? कहता है वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किसका हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट कहता है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ इसका मत लड़ा गया था? ये लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य में लड़ा गया था। कहता है युद्धों का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम क्या है? बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। उसके बाद में सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में। फिर कहता है धर्मत का युद्ध 1658 में। और जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है कौन थे? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्या है? कहता है कि मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसने किया था? तो औरंगजेब ने क्या किया था? संघर्ष शुरू किया था। नेक्स्ट कहता है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत स्थित है कहाँ पे युद्ध स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके आगे अगर बात की जाए तो मुगल शहजादा जिस यानी इसके आगे अगर बात करते हैं तो क्या है? कहता है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किसने लिया था? सुलेमान सिकोह जो थे क्या किया था इन्होंने? श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। आगे कहता है औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। किसने कर दी थी? तो अकबर ने कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर का क्या किया था? संधि हस्ताक्षर किया था। तो किसने किया था? जय सिंह ने किया था। आगे कहता है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। औरंगजेब ने बीजापुर को कब विजय किया था? 1686 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट कहता है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे कौन थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा थे। आगे कहता है कि वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वप्रथम हिंदू सेनापति थे। तो कौन थे? औरंगजेब के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं। कहता है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह जो था ये क्या था? गोलकुंडा सा का शासक था। नेक्स्ट कहता है कि मुगल सम्राट जितने सर्वाधिक संख्या में
हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। आगे बात करते हैं तो कहता है जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, यानी औरंगजेब के शासनकाल में क्या था, पुनः लगा दिया गया था। तो वही कहता है जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया था गया था, वह शासक तो कौन था? तो कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट कहता है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम जो था इसका अर्थ था। कहता है बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? तो औरंगजेब है। बीबी का मकबरा को ही कहा जाता है कि ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। आगे बात करें तो कहता है वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो कौन था? तो ये कहा जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है इसी को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। कहता है जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो मेहरुनिसा जो थी सम्राट अशोक औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट कहता है औरंगजेब ने साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसको की थी? जहाँ आरा को प्रदान की थी। आगे कहता है संत रामदास को संबंधित किया गया था। किससे संबंधित किया है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जो मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में प्रशासन के बारे में उस समय थी, तो उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में, और उसका क्वेश्चन और आंसर के बेस में दिया है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कहता है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था। जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसी कारण से क्या उस समय क्या था, जो बंगाल वगैरह होते थे तो वहाँ पे उत्तरी सरकार या दक्षिणी सरकार जैसी व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो ये उस समय के जिले होते थे। नेक्स्ट कहता है मुगल काल में सेना का प्रधान था। सेना का प्रधान कौन था? तो जो मीर बख्शी थे ये सेना के प्रधान होते थे। आगे कहता है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। आगे कहता है सही कथन है। तो सही कथन क्या है इसमें से बताना है। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कहता है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। आगे बात करें, कहता है अहदी। अहदी क्या होते थे? एक घुड़सवार होते थे। अहदी क्या होते थे? वो एक घुड़सवार सिपाही होते थे जो एकांकी प्रदान की, यानी इनको एकांकी प्रदान की गई थी। किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं करते थे, यानी किसी सरदार के अंतर्गत नहीं होते थे। सम्राट ही उसका यानी आसन्न कर्नल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्या कहता है? बर्नियर, यानी ध्यान रखिएगा, जो अहदी होते हैं घुड़सवार होते थे, ये इनका नेतृत्व कौन करता था? इनका नेतृत्व जो होते थे ये सीधे सम्राट करते थे, यानी बादशाह करते थे। आगे कहता है बर्नियर, करेरी, मनुची तथा ट्रेवनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो किसको किया गया था? जो मनुची था इसको किया गया था कि यह चिकित्सक नियुक्त किया गया था मुगल सेना में। आगे बात करें तो कहता है मुगल प्रशासन में मुहतसिब थे। कौन थे? तो लोक आचरण अधिकारी जो थे इनको कहा जाता था मुहतसिब कहा जाता था। तो ये क्या होता है कि पेपर के समय में कुछ वर्ड्स दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अभी क्या हमने पढ़ा कि जो अहदी होते थे, अहदी के बारे में मान लीजिए कह देता है कि इनका नेतृत्व कौन करता था, या फिर मान लीजिए कहता सकता है कि मुहतसिब कौन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो ये क्या होते थे? लोक आचरण अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्या कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या की जाए, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। आगे बात करते हैं, कहता है मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता क्या थी कि ये जात एवं सवार पद जो थे इन्हें प्रदान किए जाते थे, और मनसबदारी जो होती थी ये अनुवांशिक रूप से नहीं होती थी, यानी मनसबदारों को 3 श्रेणियों में भी बांटा जाता था। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है कि जो मनसबदारी होते थे उसमें 33 वर्ग होते थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद जो होता था प्रदान किया जाता था, यानी उनको कंडीशन बेस्ड प्रदान दिए जाते थे, उनका टर्म एंड कंडीशन होता था। उनका सवार जो होता था, सवार पद या जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे।
मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित होता है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था, अर्थात इसको आनुवंशिक रूप से नहीं देखा जा सकता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये इतने सारी चीज़ें मनसबदारी व्यवस्था के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो क्या था? ये भू राजस्व उसमें प्रमुख स्रोत होता था। नेक्स्ट है मुगल का प्रशासनिक शब्दावली में माल, ठीक है, माल प्रतिनिधित्व करता था। माल किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो माल जो होता था ये भू राजस्व को निर्धारित करता था। नेक्स्ट कहता है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किसने लगाया था? तो जहांगीर क्या था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बात की जाए तो कहता है मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता है। क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो होती थी उसे मदद ये मांस कहा जाता था। आगे बात की जाए तो कहता है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द, क्या है? चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला क्या होता था? तो ये सूबा एवं परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई होती थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं होती थी, अर्थात कोई ये जिला नहीं होता था। आगे क्या है? कहता है सुमिलित करना यानी मिलान करने की तरफ अधिकारी दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं कि वो कौन सा काम करते थे। तो कहता है दीवान ये तन क्या करते थे? तो ये जागीर व वेतन को देखना इनका काम होता था। नेक्स्ट कहता है मुस्ताफी क्या करते थे? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना होता था इनका काम। मुसारिफ जो होते थे ये क्या करते थे? कार्यकाल को संभालने के लिए काम करते थे। वाकियन बीज जो होते थे क्या करते थे? प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करते थे। नेक्स्ट क्या है? कहता है कि एक तरफ बादशाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके दीवान दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अकबर के समय में जो दीवान थे वो कौन थे? मुजफ्फर खान जो थे ये दीवान थे अकबर के। जहांगीर के समय में जो गियास बेग एतमादुद्दौला जो थे यानी नूरजहां के पिता थे। आगे बात करते हैं तो कहते हैं शाहजहां के बारे मतलब शाहजहां के समय में तो सादुल्ला खान थे। औरंगजेब के समय में असद खान थे। आगे कहता है कि सत्य कथन है, सही कथन बताना है। तो कहता है अकबर ने सरे शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र होता था, ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम होता था। आगे बात करते हैं। कहता है वह जिसने राम सीता की आकृतियों एवं राम सिया देवनागरी लेख में युक्त करके सिक्के चलाया था। किसने चलाया था? ये जो अकबर था इसने किया गया था राम सिया और राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आगे बात करते हैं तो कहता है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो तांबे का सिक्का होता था वो दाम कहलाता था। कहता है अगला कहता है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, यानी कि अगर कहता है कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो होता था किसने चलाया? तो बाबर ने चलाया था। यानी क्वेश्चन में पूछ सकता है शाहरुख निम्न में से क्या है? कोई सिक्का है या मतलब कोई भूमि है, कुछ ऐसे पूछ सकता है। आगे बात करें तो कहता है अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। क्या था? हल की संख्या के आधार पे राजस्व वसूला जाता था। जिसके पास ज़्यादा हल होते थे, ठीक है, यानी हल होते थे यानी कृषि यंत्र होता था, उससे ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाता था। आगे बात की जाए तो कहता है वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तब इसके समय में सहाब नहर के बारे में कहा गया है। मध्यकाल में बटाई शब्द यानी बटाई शब्द का प्रयोग क्या होता? लगान निर्धारण का तरीका होता था बटाई। आगे बात करते हैं। कहता है मध्यकालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चित्रकला के बारे में क्या कहता है? मुगल चित्रकला के विषय में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? इसमें युद्ध लड़े गए थे तो युद्ध के दृश्य बनाए गए थे, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जा रहे थे, प्राकृतिक दृश्य के बनाए गए थे और दरबारी चित्रण किया गया था। आगे बात करें तो कहता है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। हुमायूं भी चित्रकला का जानकार था, लेकिन इसकी अगर बात करें तो चित्रकला का विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ? तो जहांगीर के समय में हुआ था।
आगे कहता है वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो हुमायूं ने बनवाए थे। आगे कहता है दस्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किया था। किसने किया था? अब्दुल अस्माद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकार कौन थे? अबुल हसन थे, उस्ताद मंसूर थे, फारूक बेग थे, बिशन दास थे, आका रिजा थे, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर मनोहर और माधव तथा गोवर्धन थे। आगे क्या है? आगे इसके आगे बात करते हैं। आगे कहता है मुगल चित्रकला ने उन्नत की थी। कब उन्नत की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था। कहता है अगला क्या कहता है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं ये? तो चित्रकला को ये दर्शाते हैं। आगे बात की जाए, कहता है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ। कब हुआ? तो अकबर के समय में इसका प्रवेश हुआ। नेक्स्ट कहता है किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात की जाए तो कहता है वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। आगे कहता है वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो ये औरंगजेब किसको बजा लेता था? वीणा को बजा लेता था। आगे बात करते हैं। कहता है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग था। तो सुबह सुबह कौन सा गाया जाता था? तो उसको तोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट कहता है तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था? 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कौन थे? तो तानसेन जो थे और हरिदास जो थे ये क्या थे? ध्रुपद गायन थे। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे? तो ये ग्वालियर में है। आगे कहता है कि तानसेन का मूल नाम क्या है? तो तानसेन का मूल नाम क्या है? राम तनु पांडे जो था इनका मूल नाम है। आगे बात करते हैं। कहता है अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था। तो कौन थे? ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह थे। आगे कहता है वह मुगल शासक जिसने लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किसने ली थी? अकबर ने ली थी। फिर कहता है कि संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में पुरस्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह के समय में टप्पा शैली का विकास हुआ था। आगे क्या है? आगे हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य की। तो चित्रकारी हो गई, साहित्य के बारे में देखते हैं। तो कहता है बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसने अनुवाद किया था? तो किसने किया है? लेडेन एवं रस्किन ने किया है। नेक्स्ट क्या है? कहता है गुलबदन बेगम पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट कहता है कि वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे। किसने लिखे? गुलबदन बेगम ने लिखे थे। आगे कहता है हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। फिर कहता है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता है इसको बनाया था। किसने बनाया था? तो किसको बनाया था? महम महम अनंगा द्वारा बनाया गया था। आगे बात की जाए तो कहता है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महम अनंगा के द्वारा ही करवाया गया था। इसी को महामंगा भी बोलते हैं कुछ लोग। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था? ताज उल हिंद मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा किया गया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे क्या दिया गया? कि लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई है। तो सबसे पहले क्या है? कहता है हसन निजामी का क्या है? ताजुल मंसिर जो है ये ख्वाद मीर जो है इसका हुमायूं नामा है। मोहम्मद काजिम का क्या है? आलमगीर नामा है। भीमसेन नुस्खा ये दिलकुशा। नेक्स्ट क्या है? अल उतबी ने क्या लिखा है? कि तारीखी यामिनी लिखा है। चंद्रभान ब्राह्मण इन्होंने चहार चमन लिखा है। मुआद मंद खां ने इकबाल नामा या जहांगीरी लिखा है। अब्बास खां सरवनी ने तारीख शेर शाही लिखा है। आगे बात करते हैं, सुमेलित करना है।
तो एक तरफ क्या है कि उनकी पुस्तकें दी हैं, दूसरी तरफ उसके राइटर दिए गए हैं। तो क्या है, निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखा है, तबकात ए अकबरी, बाबर ने तुर्जुक ए बाबरी और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। आगे बात करते हैं। कहता है निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखा है, तबकात ए अकबरी लिखा है। ईश्वर दास नागर ने क्या लिखा है, फुतूहात ये आलमगीरी लिखा है। सुजान सुजान राय भंडारी ने क्या लिखा है, खुलासत उत तवारीख लिखा है। नेक्स्ट कहता है अबुल फजल फैजी अब्दुल रहमान खान खाना अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका है, अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आगे बात कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे, शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। आगे बात करते हैं। कहता है शाहजहां के लेखक हैं, कौन है, शाहजहांनामा के लेखक हैं, कौन है, इनायत खान है। कौन है, इनायत खान है। नेक्स्ट कहता है अनवार ये सुहाइली नामक ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ अनुवाद है किसका है, पंचतंत्र का अनुवाद है। आगे कहता है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया था कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था। आगे कहता है आईने अकबरी लिखी गई थी, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आगे कहता है मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी, कौन सी थी, फारसी भाषा जो थी, इसे दरबारी और अदालती भाषा के रूप में माना जाता है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ये आलमगीरी रचना थी, किसकी थी, साकी मुस्तैद खां की थी। नस्तालीक थी, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आगे क्या कहता है कवि दिया हुआ है, कवि हृदय वह राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष की प्रशंसा में छंद लिखे था, राजा संवत सिंह थे। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की थी, किसने की थी, केशव ने की थी। अब क्या बचता है कि मुगल कालीन जो विविध चीज़ें होती हैं वो बचती है, और भक्ति काल यानी ये बचा हुआ है। दूसरा क्या बचा हुआ है, भक्ति काल के आंदोलन, ठीक है, यानी भक्ति काल के जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, भक्ति काल से जो आंदोलन संबंधित है उसकी बात करते हैं। ये चीज़ें बची हुई है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।